अब आगे बढ़ते हैं, अपनी खास पेशकश की ओर आगे बढ़ते हैं। आपको बताते हैं, कोरोना से पूरी दुनिया में हाहाकार मचा है, हर कोई इसकी जद में आ रहा है। दूसरी लहर में कोरोना लगातार अपना रूप बदल रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि कोविड के डेल्टा वेरिएंट की वजह से हिंदुस्तान में लगातार केस बढ़े हैं। वहीं अब तीसरी वेब के संकेत ने लोगों को दहशत में डाल दिया है। कोरोना, ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस हर किसी को अपनी जद में ले रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि तीसरी लहर सभी पर कहर बनकर टूटेगी। ऐसे में हर किसी के मन में सवाल उठ रहे हैं कि तीसरी वेब के लिए कैसे तैयार रहें और अपने बच्चों को कैसे इससे बचाएं, या फिर मन में कई तरह की शंकाएं भी हैं। लेकिन आपको ख्याल रखना है, डॉक्टर्स की सलाह के बगैर कोई भी काम ना करें। ऐसे में जब बाहर भी नहीं जाना, डॉक्टर से कंसल्ट भी करना है, तो क्या करें? आपकी हर समस्या का समाधान आपके अपने चैनल फर्स्ट ने निकाला है, जिसका नाम है डियर डॉक्टर। डियर डॉक्टर एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको घर बैठे प्रदेश के मशहूर डॉक्टर से रूबरू करवाएगा। अगर आप कोरोना, पोस्ट कोविड, ब्लैक फंगस से रिलेटेड या फिर डेल्टा वेरिएंट से जुड़ा कोई सवाल पूछना चाहते हैं, तो आपको deardoctorfirst@gmail.com पर अपना सवाल, नाम और जगह लिखकर भेजना है। आपके हर सवाल को हम डॉक्टर से पूछेंगे ताकि आपके मन की हर शंका या सवाल का समाधान मिल सके। तो शुरू करते हैं आज का सिलसिला। आज हमारे साथ खास मेहमान हैं। हमारे साथ है डॉक्टर तरुण लाल, इंचार्ज है ICU HDU के RUHS से। डॉक्टर तरुण, बहुत बहुत स्वागत है आपका फर्स्ट इंडिया के साथ जुड़ने के लिए भी, चर्चा में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया भी। सबसे पहले मेरा सवाल आपसे ये है कि डेल्टा वेरिएंट जिसको लेकर खूब चर्चा हो रही है, कहा यह जा रहा है कि दूसरी लहर में जो कहर बरपाया कोविड ने, वो उसका डेल्टा वेरिएंट था। अब ये कितना अलग है कोविड से, आम कोविड से जो हमने पहली वेव में देखी थी तस्वीरें, उससे कितना अलग है और अभी तक कितना इसको लेकर शोध हो पाया है? थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। आपने पूछा डेल्टा वेरिएंट के बारे में, मैं थोड़ा सा आपको एक म्यूटेशन के बारे में बता देता हूं कि वायरसेस टेंड टू इवॉल्व बाय देमसेल्व्स नेचुरली। जैसे जैसे इवॉल्व करते हैं, जैसे रेप्लिकेट करते हैं, दे मेक कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स। जैसे जैसे कॉपी बनाते हैं तो चेंज होते हैं, और दीज चेंजेस आर कॉल्ड म्यूटेशंस। इन म्यूटेशंस के जरिए, इन जो म्यूटेशन वाला है वायरसेस विथ वन और मोर mutations, they are called variants of the original virus. तो जो ओरिजिनल वायरस था अपना नोवेल वायरस था, उसके बाद आया गैमा, कैप्पा और डेल्टा। अब ये डेल्टा वेरिएंट आया हुआ है। इस डेल्टा वेरिएंट को डबल म्यूटेंट वायरस कहा जाता है। 2 बार म्यूटेशन हुए इसके स्पाइक प्रोटीन्स पे, और इसकी वजह से ये ज़्यादा इन्वेजिव बना, ज़्यादा इन्फेक्टिव बना, क्योंकि इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत छोटा था। जैसे अपना नोवेल वायरस था इनिशियली, उसका इंक्यूबेशन पीरियड 9 दिन था, 10 दिन था। इसका 3 दिन ही है सिर्फ इंक्यूबेशन पीरियड। बहुत जल्दी इन्फेक्ट करेगा, और ये क्योंकि स्पाइक प्रोटीन्स में ऑल्टर हुआ है, तो होस्ट सेल्स को इमीडिएटली अटैच हो जाता है ये, और आपका इम्यून सिस्टम डिस्ट्रॉय करना चाहता है। तो इन डबल म्यूटेशंस की वजह से ये वायरस बहुत ज़्यादा डेंजरस बना। बहुत जल्दी हमें हॉस्पिटलाइजेशन करना पड़ा, बहुत जल्दी ऑक्सीजन सपोर्ट पे लोगों को आना पड़ा। इसकी वजह से ये बहुत ही डेंजरस वायरस सिद्ध हुआ। ठीक है, आपने कहा कि 4 तरीके के जो वेरिएंट है कोविड के, अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, उनमें सबसे ज़्यादा खतरनाक डेल्टा वेरिएंट है। ये रिसर्च में भी हुआ है, एम्स में भी जो रिसर्च की स्टडी रिपोर्ट सामने आई थी उसमें भी इस बात का जिक्र किया गया कि डेल्टा वेरिएंट बहुत ज़्यादा खतरनाक है, बहुत तेज़ी के साथ ये फैलता है। डॉक्टर, लेकिन दूसरी लहर में जो लगातार केसेस बढ़ रहे थे, एक के बाद एक हमने देखा कि लगातार ग्राफ बढ़ता चला गया कोविड का, उसमें भी क्या डेल्टा वेरिएंट का ही हाथ था? जब केसेस बढ़े तो उसके पीछे डेल्टा वेरिएंट था दूसरी लहर में? जी मैम, ये डेल्टा वेरिएंट ही था। ये पाया गया था इंडिया में अक्टूबर 2020 में। दिसंबर तक हमें थोड़ा थोड़ा मालूम होने चला, और फिर तो ये आ ही गया इंडिया में। बट इंडिया का कोई इसमें कोई रिलेशन नहीं है। ये अल्फा आया कहीं और, तो 4 कंट्रीज, यूनाइटेड किंगडम, ब्राज़ील, साउथ अफ्रीका और इंडिया, ज़्यादातर ये वायरसेस इसमें। अब तो ये डेल्टा वेरिएंट 60 कंट्रीज में पाया गया है, 60 कंट्रीज में आ गया है मैम। एक्सट्रीमली डेंजरस, अर्ली हॉस्पिटलाइजेशन, अर्ली ऑक्सीजन सपोर्ट, ये इसके सबसे ज़्यादा की क्लिनिकल फीचर्स थे इसके।
ठीक है, इसके लक्षण क्या हैं डॉक्टर तरुण? क्योंकि लोगों के जहन में सवाल ये भी है कि डेल्टा वेरिएंट का अगर इफेक्ट होता है, वो अगर अटैक करता है तो कैसे लोगों को पता चलेगा? क्योंकि आपने भी कहा बहुत तेज़ी के साथ ये फैल रहा है, समय रहते अगर सावधानी नहीं बरती, पता नहीं चला कि इसका अटैक हुआ तो फिर बहुत देर हो सकती है, खतरनाक हो सकता है। कैसे पता लगाएंगे शुरुआत में, कैसे ये इसके लक्षण दिखाई देंगे? जी मैम, पहले जो इनिशियली नोवेल कोरोना वायरस के सिम्टम्स थे, फीवर, लॉस ऑफ स्मेल, ये सब चीज़ें जो हैं ये इसमें भी हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा जो इसमें देखी गई, हमें गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स ज़्यादा दिखे, जैसे कि स्टमक पेन, वॉमिटिंग, डायरिया, ये ज़्यादा दिखा हमें। लॉस ऑफ हियरिंग भी दिखी हमें। तो जो इनिशियल सिम्टम्स जो नोवेल कोरोना वायरस के थे, जो अल्फा वायरस के थे, वो तो सारे दिखे ही दिखे इसमें। जो फटीग था, माइल्जिया था, फीवर था, नेजल कंजेशन था, वो तो है ही है इसमें। इसके अलावा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिम्टम्स, हियरिंग लॉस, ये ज़्यादा दिखे हमें मैम इसमें। ठीक, अभी तक की जो रिसर्च है या फिर अभी तक के जो केस निकल कर सामने आए, उसमें क्या कोई खास एज ग्रुप है जिनमें इसके ज़्यादा केसेस दिखाई दिए हैं या फिर डेल्टा वेरिएंट का कहर उनमें ज़्यादा हुआ? क्योंकि एम्स की जो रिपोर्ट थी उसमें कहा गया कि 12 से 22 साल के जो लोग थे, यानी कि यूथ एक तरीके से हम कह सकते हैं, उन पर ये ज़्यादा अटैक कर रहा है। जी मैम, ये वाला जो वायरस था बड़ा ईविल, हॉरिबल वायरस था कि जो जो अनवैक्सीनेटेड वल्नरेबल ग्रुप था हमारा, हमने पहले स्टार्टिंग में क्या किया, 60+ वालों को वैक्सीनेट किया, क्योंकि हमें लगा कि जो नोवेल कोरोना वायरस था उसमें एल्डरली पॉपुलेशन ज़्यादा हिट हो रही है। हमने इमीडिएटली उधर वैक्सीनेट किया। तो अब जो अनवैक्सीनेट ग्रुप था वो यंगस्टर ग्रुप था, और यंगस्टर ग्रुप को इसने अटैक किया इसने। तो यंगस्टर्स बिटवीन द एज ऑफ 12 to 45, 18 to 45 आप समझ लीजिए, उसमें इसने ज़्यादा हिट किया इसने। और बहुत जल्दी हॉस्पिटलाइजेशंस हुए, बहुत जल्दी हमें ऑक्सीजन सपोर्ट पे लेना पड़ा। आप अगर RUHS आते मई के महीने में तो आप देखते कि इस वायरस ने त्राही त्राही मचा दी थी हमारा 1200 बेडेड हॉस्पिटल था। वी वर ऑलरेडी स्टॉक्ड अप विथ एवरीथिंग, वी वर प्रिपेयर्ड फॉर दिस वायरस, बट व्हेन इट केम इट ओवरवेल्म्ड अस, हमें ओवरवेल्म कर दिया था इसने। ठीक डॉक्टर, अब लोग ये पूछ रहे हैं कि इस डेल्टा वेरिएंट में वैक्सीन कितना कारगर है? क्योंकि सोशल मीडिया पर यह भी कहा जा रहा है जो नया वेरिएंट है इसका, उस पर वैक्सीन का कुछ खास असर नहीं हो रहा। जो लोग डबल डोज लगा चुके हैं उसके बावजूद भी इसकी जद में आ गए हैं। अब सवाल ये कि वैक्सीन कितना कारगर है डेल्टा वेरिएंट के लिए? देखिए मैम, जब भी म्यूटेशन होता है तो आपने वैक्सीन बनाया ओरिजिनल के लिए, ओरिजिनल नोवेल कोरोना वायरस के लिए बनाया, उसके बाद हर 6 महीने में म्यूटेट हुआ, तो एफिकेसी जो है म्यूटेशन में डिक्रीज हो जाती है। बट इसका ये मतलब नहीं कि आप वैक्सीनेशन नहीं लगवाएं। दिस इज द लाइफ सेवर, गॉड सेंट, वैक्सीनेशन इज द गॉड सेंट है ये। इट विल ब्लंट द डैमेज विच दिस वायरस इज डूइंग, इट विल डंप दिस वायरस टोटली। तो आपकी माइल्ड डिजीज आ सकती है, सीवियर डिजीज नहीं आएगी। तो मैं उनको सबको एडवाइस यही करूंगा, एज अर्ली एज पॉसिबल आप वैक्सीनेट होइए। एटलीस्ट आपको ज़्यादा से ज़्यादा माइल्ड या मॉडरेट डिजीज होगी, सीवियर डिजीज नहीं होगी जिनके वैक्सीनेशन लगा हुआ है। ठीक है। लेकिन कितने चांसेस हैं डॉक्टर, माइल्ड सिम्टम वाले अगर कोई हैं, अगर वो वैक्सीन लगवाते हैं तो उनको कितना चांसेस है कि वो डेल्टा वेरिएंट के जद में आ सकते हैं, या फिर चांसेस ना के बराबर हैं? क्योंकि लोग तमाम जो सोशल मीडिया पर खबरें देखते हैं उसके बाद भी वो घबरा जाते हैं, डर जाते हैं, ये सोच के कि फ़ायदा क्या, अगर वैक्सीन लगवाने के बाद भी वो कोविड की जद में आते हैं, डेल्टा वेरिएंट उस पर अटैक करता है या फिर वो उसकी जद में आते, तो फिर फ़ायदा क्या है वैक्सीन लगवाने का? अब कितने चांसेस हैं, कितने % चांसेस हैं कि अस्पताल वो जा सकते हैं, या फिर स्थिति गंभीर हो सकती है, सीवियर प्रॉब्लम हो सकती है वैक्सीन लगवाने के बाद? अगर आपने वैक्सीन नहीं लगवाया
तो बहुत ज़्यादा चांस है इन्फेक्टिव होने के। ये वायरस बहुत इन्फेक्टिव है, बहुत इन्वेजिव है, इसका इंक्यूबेशन पीरियड बहुत छोटा है। लेकिन अगर आपने फर्स्ट डोज लगा ली तो 14% आप इम्यूनाइज हैं, और अगर आपने सेकेंड डोज भी लगा ली तो कम से कम आप 80% आप इस प्रोटेक्टेड हैं। तो इसलिए वैक्सीन जरूर लगवाइए, भले ही जरा सी एफिकेसी कम हुई हो इस म्यूटेशन की वजह से, बट बाय एंड लार्ज वैक्सीन इज गॉड सेंट। ओनली विथ वैक्सीनेशन will you be able to protect yourself and your loved ones। ठीक डॉक्टर, ये सबसे इम्पोर्टेंट मैसेज है मैम, सबके लिए, मेरे फ्रेंड्स के लिए, सबके लिए। बिल्कुल, बार बार हम भी यही कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवाना तो बहुत ज़रूरी है। वैक्सीन लगवाएंगे तो सभी से बच के रहेंगे। अगर इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो लक्षण बहुत ज़्यादा नहीं आएंगे, सीवियर नहीं होंगे, प्रॉब्लम गंभीर नहीं होगी। माइल्ड सिम्टम अगर होते हैं वैक्सीन लगवाने के बाद तो आप खुद भी घर पर रहकर भी, डॉक्टर्स भी ये कह रहे हैं कि ठीक हो सकते हैं, डॉक्टर से कंसल्ट करके आप ठीक हो जाएंगे। वैक्सीन हर हाल में लगवाना है। किसी भी कैटेगरी के लोग हों जिनको अभी तक अप्रूवल मिला हुआ है वैक्सीन लगवाने का, वो जाकर वैक्सीन लगवा सकते हैं। डॉक्टर विवेक जी हैं जयपुर से, उनका सवाल आपसे ये है कि कैसे पता चलेगा वैक्सीन लगवाने के बाद कि वैक्सीन की जो क्षमता है वो शरीर में कम हो रही है? क्योंकि बीच में ये भी हुआ था, डेल्टा वेरिएंट को लेकर ये भी कहा गया कि 3-4 महीने या फिर 5-6 महीने होते हैं तो उसके बाद ये कारगर नहीं हो रहा डेल्टा वेरिएंट में वैक्सीन। आप ये पूछ रहे हैं कि कैसे पता चलेगा कि वैक्सीन कारगर नहीं हो रही है शरीर में? हाँ विकास जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। दिस इज़ रियली गुड क्वेश्चन कि कैसे हमें पता चलेगा कि ये वैक्सीन अच्छी है या अभी तक इफ़ेक्टिव है। आप अपना एंटीबॉडी टाइटर करवाइए। एंटीबॉडी टाइटर हमारे हर जगह हो रहा है, हमारे डॉक्टर्स के, हम सब एंटीबॉडी टाइटर्स करवा रहे हैं क्योंकि हम मेन आईसीयू में जा रहे हैं। तो एंटीबॉडी टाइटर करवाइए सर, ग्रेटर देन 50 निकलेगा तो आप काफ़ी ठीक हैं। तो ये इससे आपको पता लगेगा कि आपकी आर्मी कितनी स्ट्रांग रही, क्योंकि वैक्सीन का बेसिक क्या है कि वो एक नैनोग्राम का छोटा सा वायरस का लाइव पार्टिकल वो आपके डाल देता है। तो आपकी आर्मी एकदम से अलर्ट होती है कि कुछ फॉरेन आया, इस पे अटैक करो। तो वो वैक्सीन से आपकी आर्मी तैयार हो जाती है पूरी की पूरी। आर्मी तैयार है अगर आपकी, तो जैसे ही अगर आपका कोविड वायरस आया तो ये आर्मी पहले से तैयार है और ये उसको हटा देगी आपके शरीर से। तो एंटीबॉडी टाइटर इज वन मेजर वे ऑफ गेटिंग टू नो हाउ स्ट्रांग यू आर टू फेस दिस वायरस, टू फेस दिस पैंडेमिक। ठीक, डॉक्टर जोधपुर से सुमित हैं। सुमित का सवाल ये है कि कब तक जो वैक्सीन है वो कोवैक्सीन हो या फिर कोविशील्ड हो वो असरदार रह सकती है, या फिर कब तक वो हमको सुरक्षा प्रदान कर सकती है? Sumit, thank you for your question. That again is a good effective question. देखिए, more or less कोई सी भी वैक्सीन हो, कोविशील्ड हो, कोवैक्सीन हो, अब शायद है कि स्पुतनिक आएगी, फाइजर वैक्सीन है, मॉडर्ना वैक्सीन है, एस्ट्राजेनेका, मोर और लेस ये वैक्सीन्स आपको 6 महीने तक बहुत स्ट्रॉन्ग इम्यूनिटी प्रदान करेंगे। 6 to 8 months के अंदर अंदर इसकी इफेक्टिवनेस कम होते जाएगी। तब अभी डिसीजन लिया जा रहा है कि एक बूस्टर डोज देने की प्लान करी जा रही है, विच द हायर अथॉरिटीज विल डिसाइड वेदर अ बूस्टर डोज हैज टू बी गिवन और नॉट। ठीक है डॉक्टर, अब सोशल मीडिया पर एक बहस भी ये चल रही है कि इफ़ेक्टिवनेस को लेकर जो वैक्सीन है वो कितना इफ़ेक्टिव है, कोवैक्सीन ज़्यादा इफ़ेक्टिव है या फिर कोविशील्ड ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। लगातार इसको लेकर लोगों के बीच में भ्रम भी है, अफवाहें भी चल रही हैं कि ये वैक्सीन नहीं बल्कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है। इसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्योंकि वैक्सीन अभी जो रिसर्चर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, वो भी यही कह रहे हैं वैक्सीन जो भी उपलब्ध हो वो आप जाकर लगवाइए। इस धोखे में मत रहिए कि ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये ज़्यादा प्रभावी है। आप ऐसे लोगों को क्या कहेंगे जो इस बहस में अभी भी उलझे हुए हैं? जी मैम, यू ऑल्सो हैव अ गुड क्वेश्चन ऑन दैट। देखिए मैम, कितनी सारी वैक्सीन वर्ल्ड में आ गई हैं। फाइजर वैक्सीन है, उसकी एफिकेसी 92% है, स्पुतनिक की 78% है,
जॉनसन एंड जॉनसन की है, बहुत सारी वैक्सीन्स, कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, इन सब की एफिकेसी अलग अलग परसेंटेजेस में दी गई है। मेरा ये पर्सनल वो है कि आप इनकी एफिकेसी पे, आप इनकी इफेक्टिवनेस पे मत जाइए। 88% है तो लो, 92% है तो ये ले लो, 98% है तो ले लो। डोंट गेट इनटू दिस। दिस इज फॉर द स्टैटिस्टिशियंस, दिस इज फॉर द स्टैटिस्टिशियंस। आई रिपीट, व्हाट यू रिक्वायर इज वैक्सीनेशन। कोई सी भी वैक्सीन हो मैम, कोई सी वैक्सीन हो, आप इमीडिएटली जल्दी से जल्दी लगवाइए, क्योंकि ओनली वैक्सीनेशंस विल ब्लंट द इफेक्ट ऑफ दीज कोविड म्यूटेशंस एंड दे विल प्रोटेक्ट यू। बिल्कुल डॉक्टर, From बहुत this महत्वपूर्ण बात आप horrible बता रहे evil हैं। virus. बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आप बता रहे हैं डॉक्टर। अब चूंकि ये दूसरी लहर है, अभी हल्की सी धीमी पड़ी है, रफ्तार कोविड की कम हुई है, लेकिन अभी खतरा टला नहीं है। लेकिन तीसरी लहर के संकेत मिले हैं डॉक्टर। तीसरी लहर से बचने के लिए आपका एक सुझाव क्या होगा आम लोगों के लिए? वो सावधानी क्या होगी जो तीसरी लहर से लोगों को बचा सकती है? जी मैम, this second wave is about to ebb now. It's subsiding, and probably by the 15th of June we will start seeing a drastic decrease. आज हमारे 1200 bedded RUHS hospital है, आज 266 patients है, जो that's a really happy occasion for us. But as I said, 15 June तक ये ebb हो जाएगा काफ़ी, लेकिन within 3 months, this is my prediction, I could be wrong also, by 15th October to 15th November, the third wave is going to come, and we'd better be prepared for it. इधर RUHS में हमने मेजर प्रिपरेशन चालू कर दी हैं। जो सबसे ज़्यादा की टेक अवेज से हमारे लिए 5 चीज़ें थी जो हमें करनी थी, और ये सबसे पहले बूस्ट अप द वैक्सीनेशन ड्राइव। वैक्सीनेशन बहुत जल्दी हो रहा है, RUHS में भी, SMS हॉस्पिटल में भी, हर जगह वैक्सीनेशन ड्राइव को सबसे ज़्यादा। फिर ICUs, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स, हमारे एक और 100 बेडेड ICU डेवलप हो रहा है। बिल्कुल, तो आप तैयारी देखिए, पूरी की जा रही है 300 तीसरी लहर से बेडेड बचने तो- के लिए। और प्रशासनिक स्तर पर, जैसे कि आपने भी जानकारी दी कि RUHS में भी इंतजामात हो रहे हैं, वहाँ पर भी तीसरी लहर के लिए। और दूसरी लहर धीमी पड़ गई है। आजकल के जो ग्राफ हैं, जो डेटाज हैं कोविड के, वो बता रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर आपका, फर्स्ट इंडिया से जुड़ने के लिए भी, चर्चा करने के लिए, अपने महत्वपूर्ण सुझाव देने के लिए। कोविड का नया वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट कहा जा रहा है, बहुत ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि अब धीमी रफ्तार कोविड की दिखाई दे रही है, लेकिन अब तैयारी करनी है नए सिरे से। तीसरी लहर के संकेत पहले ही मिल चुके हैं, तीसरी लहर आएगी या फिर नहीं आएगी वो अलग बात, लेकिन उसके लिए तैयारी हमें अभी से करनी होगी। इसके साथ ही हमारी खास पेशकश में अभी के लिए इतना ही। आप रहिए फर्स्ट इंडिया के साथ। नमस्कार।